Okay, hello everyone and welcome to my YouTube channel Jay Sir. Today I'm going to start with Science 1 chapter number 1 called as gravitation. Okay, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेविटेशन एग्जाम में आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. इसका जो वेटेज होगा दैट इज ऑफ 3 मार्क्स. अब तुम लोग इतना वो मत देखना कि 3 मार्क्स का है तो सर क्या ही पढ़ना है इसको, बिकॉज साइंस 1 के अंदर 10 चैप्टर्स है तो हर एक चैप्टर का हाईएस्ट वेटेज 5 मार्क्स है और लोएस्ट वेटेज 3 मार्क्स है. 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का चैप्टर ही एवरेज बनाते हैं. ओके, तो ये चैप्टर के लिए 3 मार्क्स है तो 3 मार्क्स के लिए तुम लोग को श्योर शॉर्ट या तो एक न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर तुम लोग को कोई 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर कोई क्वेश्चन आंसर आ सकता है. तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम्ड आउट हो सकता है बट 3 मार्क का तुम लोग को दिखेगा जरूर. ओके, तो ये तो क्या बोर्ड के हिसाब से. अब इसके कंसेप्ट समझते हैं कि एक्चुअली ग्रेविटेशन होता क्या. अगर तुम नॉर्मली तुमने सुना है ग्रेविटेशन के टर्म तुम ऑलरेडी अवेयर हो. अगर ग्रेविटेशन के बारे में बात करें हम लोग, किसी को मैं पूछूंगा ग्रेविटेशन तुम लोग सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा. ग्रेविटेशन का मतलब क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे तो नीचे गिर जाता है, मतलब जो नीचे की तरफ खींच के चला जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन बोल रहे हैं. तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पुल. ओके, ये जो डाउनवर्ड पुल है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन. बट जो नीचे जा रहा है जा किधर रहा है, तो ये वाले पार्ट के लिए जो भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है वो हमेशा क्या जाता है, सर अर्थ के पास जाता है. अर्थ के पास जाने का मतलब क्या हो गया, टूवर्ड्स द सेंटर. ओके, इस टूवर्ड्स द सेंटर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को. बट पहले हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. ग्रेविटेशन वाला पार्ट एक्चुअली कहाँ से हट के आया, ये तो हम सबको पता है. ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया था. ओके, तो ग्रेविटेशन के लिए एक ही पर्सन का नाम आता है विच इज सर आइजैक न्यूटन. ओके, इस नाम से लोग बहुत परेशान भी है पर ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे ना. एक पॉपुलर स्टोरी है इसके लिए. पॉपुलर स्टोरी क्या था कि न्यूटन है जो झाड़ के नीचे बैठा था, इट वाज एन एप्पल ट्री, और कुछ तो अपना काम कर रहा था और यही काम करते करते उसके सिर पे एक एप्पल गिर गया. इसी एप्पल गिरने से उसका ईगो हट हो गया होगा शायद से, और उसने क्या कर दिया, इस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट किया कि ये एप्पल उसी के सिर पे क्यों गिरा. और ये क्यों वाले रीजन से उसने डिस्कवर क्या कर दिया, ग्रेविटेशन. एग्जाम में एमसीक्यू में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटेशन. सो योर आंसर इज सर आइजैक न्यूटन. 1 मार्क का क्वेश्चन. ठीक है, चलो तो ये एक पॉपुलर स्टोरी हो गया. अब हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में ये आता है, ये एप्पल के ट्री के नीचे क्यों बैठा था, नारियल के झाड़ के नीचे बैठता, एक नारियल गिरता सिर पे, चैप्टर वहीं खत्म, पढ़ना ही नहीं पड़ता अपने को. ओके, तो ऐसा नहीं है, पहले मैं भी ऐसे सोचता था एज ए स्टूडेंट, बट नाउ इट्स लाइक न्यूटन है, उसने अच्छे काम ही किए. बट फिलहाल के लिए हम 3 मार्क के हिसाब से देखेंगे कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क का है. ओके ना, तो ये न्यूटन के पहले की कोई स्टोरी नहीं है, मतलब सिर्फ न्यूटन ही अकेला ऐसा था ऐसा नहीं है. इसके पहले भी बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लैनेट के बारे में स्टडी किया गया था. जैसे सबसे पहले बात करते हैं, जो साइंटिस्ट था उसका नाम था टाइसो ब्राहे. और ये हम लोग वो ईयर की बात कर रहे हैं, इन द ईयर ऑफ 1600, 1600 ईयर्स की बात कर रहे हैं, जब टाइसो ब्राहे करके वाज द हेड, एक स्कॉलर बंदा था. स्कॉलर बनना मतलब इतना स्कॉलर बंदा था कि ये स्पेस को स्टडी कर रहा था. अब स्पेस स्टडी करने के लिए अपना लास्ट ईयर 9th में चैप्टर 18 करके था, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेस वाला पार्ट. उसमें हमने पढ़ा था कि वो टेलीस्कोप था जिससे हम दूर की चीजें बास में देखते थे, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था. ये बंदा वो जमाने का था, तब तक गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट भी नहीं किया था, मतलब तब टेलीस्कोप आया भी नहीं था. तो अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, अरे टेलीस्कोप आया नहीं है तो फिर भाई इसने देखा कैसा, स्पेस के स्टडी कैसे किया. तो लोग सिंपली क्या करते थे, सीधा ग्राउंड में से जाते होंगे और लोग आसमान में देखना स्टार्ट कर देते, भाई कैसे क्या घूम रहा है, कहाँ प्लैनेट है, कहाँ मून है, अभी मून कहाँ पर है, स्टार्स कैसे आ रहे हैं, सन कहाँ जा रहा है, दिन में किधर है, शाम को किधर है. और इन सबको उन्होंने नुमस में नोट्स बनाने बैठ गए, तो सब स्टोरीज बनाने लग गए और उन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जनरेट करना स्टार्ट कर दिया विद देयर नेकेड आइज. आंखों देखा हाल देखा, जो स्पेस का समझ में आया वो उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया. टाइसो ब्राहे, बट अब वैसे अगर कोई बर्थ ले रहा है तो उसका डेथ भी होगा. तो टाइसो ब्राहे का डेथ हो गया इन द ईयर 1601. तो इसका एक राइट हैंड था, मतलब उसका एक फॉलोअर बोल सकते हो, एक राइट हैंड बोलते हैं, उसके अंडर में काम करता था. उसका नाम था जोनेस केपलर. केपलर बंदे ने सही काम किया. ब्राहे के जितने भी इंफॉर्मेशन जो उसने वो टाइम पे गैदर किया था उस सारे बुक्स को इकट्ठा किया, सबको पढ़ना स्टार्ट किया, और पढ़ते पढ़ते उसने 3 लॉज पेस्ट कर दिए. उसने 3 लॉज भी पेस्ट कर दिया. अब ये 3 लॉज का मतलब क्या होता है, लॉज वाला पार्ट मतलब कैसा हो गया, टाइसो ब्राहे के पास कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं था, उसने तो सिर्फ आंखों देखा हाल समझ के किया था. तो ब्राहे और केपलर ने जो दोनों काम किया था सिर्फ आंखों से देखे, तो उन्होंने क्या बोल दिया, अच्छा डे टाइम के अंदर सन यहाँ पर है, जैसे घूमते घूमते इस तरफ आ रहा है,
मतलब शायद से सन कुछ चक्कर लगा रहा है, मतलब राउंड 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 गोल गोल घूम रहा है। अब ये घूम रहा है ऐसा उसने देख के बोल दिया, हम लोग को भी समझ में आ रहा है हाँ यहाँ से गया, यहाँ से हो रहा है, तो ये घूम रहा है, बट ऐसा हो क्यों रहा है ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एक सिंपल एग्जांपल है, ये मार्कर है, हम सबको पता है ये ब्लैक मार्कर है, बट मैं किसी तरह प्रूफ कर दूं, गंदा सा दिमाग लगा के मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ब्लू कलर का मार्कर है, तो अगर एक बार मैंने चीज को प्रूव कर देता हूँ मानो क्या, अरे नहीं यार सर बोल रहे मतलब ब्लू कलर का प्रूफ भी कर रहे सर, तो वैसे ही सेम सिनेरियो हो गया। केपलर ने 3 बातें तो बोल दी कि भाई ऐसा घूमता है, ऐसा कुछ होता है, क्या क्या बातें, तो कुछ तो बोल दिया उसने, बट ये होता क्यों है ये वाला पार्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो लोग उसको इतना फॉर्मली मान नहीं रहे थे। ऐसा क्यों हुआ था उसके साथ, बिकॉज तब तक ग्रेविटेशन नाम की चीज क्या होती है वो न्यूटन ने डिस्कवर नहीं की थी, उसके लिए सब कंसेप्ट पूरे आधे अधूरे छूट गए थे। फिर आया न्यूटन, और न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन एक्सप्लेन किया तो इसी एक्सप्लेनेशन में न्यूटन ने लॉज ऑफ केपलर मतलब केपलर के रूल्स का यूज करते हुए ग्रेविटेशन के भी डेरिवेशंस दिए, मतलब इसकी मदद लेके न्यूटन ने थोड़ा सा हेल्प आउट करके अपने आप को ग्रेविटेशन को बेटर एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। ये हो गया इसका एंटायर स्टोरी। ओके, अब समझते ये वाला पार्ट कि इस टर्म का मतलब मैंने क्या बोला, टुवर्ड्स द सेंटर। हम लोग फिर से आते हैं कंसेप्ट, ये तो हिस्ट्री के बारे में बात हो गया। अब टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब क्या था, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग अगर पूछे लाइक ज्योग्राफी में भी सीखा हम लोग ने, ये सपोज हमारा अर्थ है, हम लोग अर्थ पे कहाँ रहते हैं, तो विल लिव ऑन दी अर्थ, ये मैंने स्टेटमेंट सीखा था, विल लिव ऑन दी अर्थ। तो लिव ऑन दी अर्थ मतलब क्या हो गया, हम लोग अर्थ के ऊपर नहीं रहते, हम लोग अर्थ के अंदर नहीं रहते, हम लोग अर्थ के ऊपर वाले मतलब ऑन द सरफेस वाले पार्ट पे रहते हैं, हवा में तो नहीं उड़ते हम लोग, ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है। हम लोग अर्थ के अंदर भी नहीं रहते, ये वाला पार्ट भी पॉसिबल नहीं है। हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं, ये वाला पार्ट सही है। तो कैसे ऊपर टॉप पे रहते हैं, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर भी तो होगा, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर भी तो होगा, ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर भी होगा, और किस सारी जगह पे हम लोग रहते हैं, तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहते हैं। अब ग्रेविटेशन का मतलब क्या बोला, डाउनवर्ड पुल, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, मतलब ये वाला जो पर्सन होगा, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं अर्थ का सेंटर बना देता हूँ, ये वाला जो पर्सन होगा वो नीचे की तरफ खींचा चला जा रहा है। तो भी तुम लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है, अगर सर ये नीचे की तरफ खींचा होगा, हर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींचा जाता है, तो ये वाला बंदा भी तो नीचे की तरफ खींचा जा रहा होगा, ऐसे ये वाला भी नीचे की तरफ जा रहा है और ये वाला भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कि हम लोग अर्थ से गिर जाते हैं। अभी हम लोग अर्थ के कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मान लो डे टाइम है, अगर तुम डे में ये वीडियो देख रहे हो तो सब लोग मान लो टॉप पे हो, तो ये अर्थ पे चक्कर लगा रहा है, धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा है, तो घूमते घूमते कभी ना कभी तो नीचे भी आओगे, तो क्या हम लोग नीचे अर्थ से गिर जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ टुवर्ड्स दी सेंटर, हम लोग को डाउनवर्ड पुल तो हो रहा है बट वो टुवर्ड्स दी सेंटर जा रहा है, मतलब सरफेस पे जितना भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब का सब कहा जाएगा टुवर्ड्स दी सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। तो लोग अर्थ के सरफेस के कोई भी पार्ट पे रहेंगे वो हमेशा कैसे लगेगा कि उसको हमेशा एक चीज को नीचे की तरफ ही खींचा जा रहा है, इसके लिए हम लोग को कभी भी कुछ उल्टा वाला फीलिंग आता नहीं है। ओके, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। और जो मैंने ये कंसेप्ट बताया तुमको थर्ड पेज पे तुम लोगों को ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया गया कि साइंटिस्ट लोग ने क्या क्या दिया है, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, एक ही क्वेश्चन दिखता है, वो सर आइजैक न्यूटन वाला पार्ट एमसीक्यू में फ्रेम हुआ तो हुआ कि डिस्कवरी किसने किया था इसके लिए। ओके, चलो अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक व्हिच इज ऑन द सेकंड पेज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। नाउ सर्कुलर मोशन नाम से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा सर्कुलर मोशन होता है क्या। सर्कुलर मोशन मतलब क्या आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब सर्कमफ्रेंस पे घूम रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो इन शॉर्ट टर्म्स में लिख देता हूं कि सर्कुलर मोशन मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कमफ्रेंस। ओके, सिंपल टर्म के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, मतलब इसी जगह पे गोल 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 घूमना स्टार्ट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओके, अब ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल कैसे, तो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट पॉसिबल होने के लिए तुम्हारे पास दो मेन पॉइंट्स है, एक चेंजिंग डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन एवरी टाइम चेंज करता है, एंड सेकेंड वाला पार्ट अट्रैक्टेड
टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, सर्कल बनाने के लिए दो मेन फंडा है। पहला वाला फंडा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा तो एवरी पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज करना जरूरी है। वो कैसे, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। और सेकेंड वाला पार्ट, अगर सर्कुलर मोशन है वो पॉसिबल किसके वजह से है, क्योंकि वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है। अब ये दोनों का मतलब क्या था समझते हैं। अब सर्कुलर मोशन के लिए समझ जाते हैं कि मान लो एक आप हो और एक आपका दोस्त है। आपका दोस्त सामने से भागते हुए आपके पास आ रहा है और आप लोगों ने एक दोस्त आ रहा है, आप लोग मस्त अपना हाथ खोल के शाहरुख खान की तरह खड़े हो गए, दोस्त सारा गले मिलेगा, बट वो दोस्त आपको देख नहीं रहा है और भागते भागते कहीं आगे चला गया। तो जैसे वो आगे जाए तुमको रियलाइज होगा कि ये तो मुझे नहीं देखा, तो कहीं आगे भाग रहा है, और तुमने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया। समझो, इमेजिन कर लो वो तुम्हारे भागते भागते आ रहा था, भागते भागते कहीं आगे जा रहा था और तुमने इसको ऑब्जर्व कर लिया, इसको मेरे को देखा नहीं, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या होगा, वो फटक से गोल घूम जाएगा। समझाने के हिसाब से कि मान लो कि तुम लोग यहाँ पर खड़े हो और तुम्हारा दोस्त मस्त में भागते भागते जा रहा है। जैसे तुमने उसको ऑब्जर्व किया कि वो तुम्हारे नजदीक आ गया, बट वो तो कहीं आगे जा रहा था, तो तुमने क्या कर दिया, उसको होल्ड कर दिया। जैसे तुम उसको होल्ड कर दोगे तो ये बॉडी स्ट्रेट जाने का ट्राई कर रहा था, बट बिकॉज तुमने इसको पकड़ लिया है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एक कर्व ले लेगा, वो गोल घूम जाएगा। ये क्यों हुआ, बिकॉज तुम लोग की ऑब्जेक्ट ने उसको सेंटर की तरफ बिहेव किया और उसी कारण से वजह से वो एक सर्कुलर पाथ में फॉलो करना स्टार्ट करता है। इसी के वजह से जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है उसका सेंटर की तरफ अट्रैक्शन होना जरूरी है। जैसे वो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा तो ही वो गोल घूम पाएगा, ना वो गोल घूम नहीं पाता। अगेन टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया, टेक्स्ट बुक ने क्या बोला है, एक रस्सी लिया, स्ट्रिंग लिया और उसके नीचे एक स्टोन टाई करके रखा है और वो लोग मस्त से गोल 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 घुमाने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जब हम गोल गोल घुमा रहे हैं, हम लोग हमेशा रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस स्टोन को अपने पास लाने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर करने का ट्राई कर रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा तभी वो चीज क्या कर पाएगा, गोल गोल घूम पाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब कोई ना कोई फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है इसी वाले फोर्स का एक नाम है कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इस फोर्स जो हम लोग बोल रहे हैं, जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। ये शॉर्ट में एक मीनिंग हो गया कि जो ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है बट वो सेंटर के पास जा नहीं पा रहा है, ऐसे वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। और तरीका याद रखने के लिए, सेंट्रीपिटल, पेटल मतलब पता है ना, फूल, फ्लावर। जो फ्लावर वाला पार्ट होता है वो हमेशा सेंटर से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसी वाले पार्ट तुम याद रख सकते हो कि फोर्स वाला पार्ट हमेशा किधर अट्रैक्टेड रहेगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर सर वो सेंटर के पास आने का ट्राई करा, सेंटर के पास आता क्यों नहीं है, वो सेंटर से सीधा से आगे क्यों जा रहा है। तो ये गोल घूमने का रीजन कैसा हो गया, जैसे ये वाले पार्ट में आपका फ्रेंड स्ट्रेट जाने का ट्राई कर रहा था, बट बिकॉज आपने उसको होल्ड कर लिया, उसके वजह से वो गोल घूम रहा है। अगर वो स्ट्रेट नहीं जा रहा होता तो वो गोल घूम ही नहीं पाता, बिकॉज आपका अट्रैक्शन सेंटर, मतलब हमेशा फोर्स कैसे एक्ट करता है, सीधा ही। तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को धक्का दोगे वो हमेशा सीधा ही जाता है, वो कभी भी गोल नहीं घूमता है। तो मतलब एग्जाम्पल के लिए एक और दे सकता हूँ, मान लो अर्थ ले लो, अर्थ है और ये मून जो इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सही मून चक्कर कैसे लगा रहा है, तो ऐसे समझ लेते हैं कि यूनिवर्स बनते टाइम की बात कर रहा हूँ कि अर्थ था और मून तो रास्ते से जा रहा था। अर्थ के पास उसका ग्रेविटेशन है। अब अर्थ यहाँ पर है और तुम्हारा मून रास्ते से जा रहा था, और अर्थ ने देख लिया ये तो मून मेरे नजदीक में, मेरे रेडार में आ रहा है, तो उसने क्या कर दिया, उसको पकड़ लिया। तो मून सीधे से जाने का अभी भी ट्राई कर रहा है, बट बिकॉज अर्थ ने पकड़ के रखा है, इसके लिए वो क्या कर रहा है, उसका गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो अगर उसका सेंटर से कनेक्शन जिस दिन भी टूट जाएगा, उस दिन क्या होगा, वो फिर से क्या करेगा, उसी पॉइंट से स्ट्रेट ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। जैसे तुम लोग का एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया, वो जो स्ट्रिंग वाला एग्जांपल था, स्ट्रिंग वाले स्टोन को बांधा, तुम गोल गोल घुमा रहे हो। जब वो गोल घूमते घूमते मान लो इस जगह पे आया और यहाँ से मान लो वो स्टोन उस नॉट से निकल गया, मतलब जो तुमने रस्सी बांधा होगा वहां से निकल गया, तो क्या होगा, जिस पॉइंट से छूटा होगा वहां से वो क्या करेगा, स्ट्रेट ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट तो सीधा जाने का ट्राई कर रहा है क्योंकि फोर्स हमेशा स्ट्रेट होता है, बिकॉज उसका सेंटर से कनेक्शन हो गया, उसके लिए वही फोर्स अभी क्या हो गया, गोल गोल घूमने लग गया। जिस दिन भी ये कनेक्शन ब्रेक करेगा और जिस पॉइंट पे ब्रेक करेगा वहां से वो सीधा ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। उसी के लिए वर्ड दिया गया कॉल्ड एज टेंजेंट या टेंजेंशियल वेलोसिटी।
ये टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, तुम लोग भी ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 3 ऑफ सर्कल में पढ़ोगे। टेंजेंट मतलब ये होता है जब सर्कल के बाहर की तरफ से कोई भी एक लाइन पास हो रहा है, इसमें ये लाइन का सर्कल से सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, वो स्ट्रेट जो लाइन जा रहा था वो भी सर्कल में घूमने लग गया, ये तो डॉटेड इमेजिनरी लाइन है। तो इस लाइन का सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया। जिस दिन ये ब्रेक करेगा उस दिन से ये क्या करेगा, स्ट्रेट ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। ओके, दिस इज नथिंग बट योर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या हो गया, ये वो वाला फोर्स होगा जो ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पकड़ के रखता है, खींच के रखता है, सीकिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जाने का ट्राई करेगा बट वो आ नहीं पाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कीपलर्स लॉ। कीपलर्स लॉ को अपना हार्ट देखे रखो भाई। ओके, ये टीचर्स का या बोर्ड्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। तुम लोगों को टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन भी दिया है, स्टेट 3 लॉज ऑफ केपलर। ऐसा रट्टा मार के रखने वाला काम है। ये वाला पार्ट बोर्ड्स में आएगा, उसका मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा बोर्ड्स में आ ही जाएगा, बट जब तुम पूरे साल एग्जाम लिखोगे ना जब इसका, ये क्वेश्चन तुम लोग को दिख सकता है। लेकिन तुम लोग स्कूल में जाओ, क्लासेस में, ट्यूशन में, जहां पर भी तुम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, और या फिर तुम लोग को बोर्ड्स के अंदर भी स्टेट K+3 लॉ करके क्वेश्चन तुम लोग को दिखेगा, बिकॉज ये श्योर एंड श्योर 3 मार्क का बन जाता है। तो एक क्वेश्चन ये दे दिया, उनका वेटेज कवर हो गया, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो देखिए केपलर्स लॉ वाला पार्ट किया। केपलर्स के लॉ को समझने के पहले तुम लोग को एक शेप समझना होगा। हम लोग शेप से अवेयर है। शेप्स का मतलब क्या हो गया, तुम लोग सर्कल पढ़ लिया है, ट्राइंगल क्या होता है, रेक्टेंगल्स क्या होता है, ये सब तुमको ऑलरेडी पता है। बट यहाँ पर एक नया शेप है कॉल्ड एज एलिप्स। ओके, ये टर्म तुम लोगों को नया है कि एलिप्स क्या होता है। एलिप्स एक शेप का नाम है जो तुम लोग को अंडे की तरह दिखता है, एग शेप। जो हम लोग पेपर में आता है, ऐसा मत सोचना। ओके, एग शेप वाला पार्ट। तो एग शेप वाला पार्ट कैसे हो गया, तो थोड़ा सा, आई नो यू वाला ऐसा कुछ तो। ओके, ये वाला शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स एन एलिप्स वाला शेप। एलिप्स शेप वाला पार्ट बनता कैसे है, अगर कोई भी ट्राइंगल, तो तुम लोग क्रॉस कट कर दो, ट्राइंगल को ऐसे क्रॉस में कट कर दो, तो ऊपर वाला पार्ट जो बनेगा ना, ऐसा सर्कुलर पार्ट, ये जो सर्कुलर पार्ट होगा, दिस शेप इज नथिंग बट एन एलिप्स। एलिप्स का कुछ थिंग्स भी है तुमको समझना होगा। एलिप्स वाले पार्ट के अंदर कोई सेंटर नहीं होता। जो सर्कल में कैसा एक सेंटर होता है, वैसे एलिप्स में दो फोसाई होता है, या दो फोकस समझ लो। इसको हम नेम करते हैं F1, इसको नेम कर देते हैं F2। ओके, एलिप्स के अंदर कोई सेंटर नहीं होता है, थोड़ा सा बल्जी टाइप है, सर्कुलर सा बल्जी टाइप है। और बल्जी होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर दो अलग अलग फोकस होता है। इस फोकस का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस सर्कुलर पाथ, इस पाथ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, जैसे पॉइंट ए, मैं ए को F से कनेक्ट कर देता हूँ और ए को F2 से कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसे मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से मैं पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, चलो यहाँ पर ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ बी। तो इसको इस पर ज्वाइन कर देते हैं और इसको इस पर ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ पर एक इमेज है, ये दोनों अलग अलग जगह पे। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं इसकी जगह पे कि AF1 प्लस AF2 विल बी इक्वल टू BF1 प्लस BF2। कहने का मतलब, अगर ये AF 3 सेंटीमीटर का है और AF2 वाला पार्ट 5 सेंटीमीटर का है, तो ये 3 और ये 5 मिलकर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो ये दोनों डिस्टेंस BF1 और BF2 मिलके भी 80 होगा। तो अगर मान लो मैंने बोल दिया ये 2 सेंटीमीटर का है, तो इसको 6 सेंटीमीटर ही होना पड़ेगा। ये इसका मतलब है। अभी तक ये रेड कलर के बॉक्स में टॉप पे दिया हुआ है, इसमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट तुमको सिर्फ इक्वेशन बना के दिया, तो तुमको समझने के लिए बता रहा हूँ कि ये वाला पार्ट वर्क कैसे करता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि केपलर ने क्या बोला था। First point of Kepler, the orbit of the planet is an
ellipse with sun at one of the foci. ओके, केपलर ने पहली बार क्या बोला था कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स। ऑर्बिट का मतलब क्या, वो ऑर्बिट है च्युइंगम जैसा, वो ऑर्बिट नहीं। ऑर्बिट मतलब क्या हो गया, जो भी प्लैनेट एक पाथ फॉलो करता है, जैसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारा अर्थ है और यहाँ पर अर्थ वाला पार्ट जो चक्कर लगा रहा है सन के अराउंड, जो गोल गोल घूम रहा है, उसका जो रास्ता होता है वो ऐसा तो नहीं होगा चल आज इस रास्ते से घूमे तो कल कहीं और रास्ते से जाते हैं, वो हमेशा सन का जो चक्कर लगा रहा होगा तो ये सन हो गया हमारा। तो अगर अर्थ ऐसा गोल गोल इसके अराउंड घूम रहा होगा तो वो हमेशा यही पाथ फॉलो करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आज ये साल इस साल घूम लिया तो अगले साल थोड़ा सा टेढ़ा एंगल बना के घूमने लग जाते हैं, ऐसा चेंज नहीं कर सकता वो। तो जो एलिप्स का जो रास्ता होगा, तो सॉरी जो प्लैनेट का जो रास्ता होगा वो रास्ता कौन से शेप का होता है, एलिप्स शेप का होता है। तो इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, दी ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। सिर्फ हम लोग अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, तो लोग वीनस ले लो, मार्स ले लो, जुपिटर ले लो, कोई भी प्लैनेट ले लो, हर एक प्लैनेट का जो रास्ता होगा, रास्ता मतलब जो ऑर्बिट होगा वो एलिप्स होगा विथ सन एट वन ऑफ द फोसाई। फोसाई वाले पार्ट के मैंने क्या बोला था, दो फोकस होता है, इसका प्लूरल फॉर्म है। मतलब कैसा हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर बताते एक पॉइंट यहाँ पर बताते, टुवर्ड्स द एजेस होता है। तो ये वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, या तो सन यहाँ पर होगा या तो सन यहाँ पर होता है। हम इमेजिनेशन ले लेते कि सन यहाँ पर है, ये सन है हमारा, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, सन कोई भी एक फोकस पे होगा और जो भी प्लैनेट्स होंगे वो सन का चक्कर लगा रहे होंगे इन दी एलिप्स फॉर्म। ये हो गया उसका फर्स्ट रूल, ये उसने कब देखा, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ आंखों से देख के समझ के उसने ये बात बता दी थी। सेकेंड स्टेटमेंट इज द लाइन joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of टाइम। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। तुम्हारा एक ऑलरेडी प्लैनेट सन बना हुआ था, बता देता हूं यहाँ पर कि एलिप्स वाला पार्ट है, ये हमारा सन है। फिलहाल समझने के लिए बताता हूँ कि मान लो हमारा अर्थ यहाँ पर है, कोई तो टाइम है, तो समझ लेते कोई भी टाइम लग, समझ लो 12 बज रहे हैं, ओके, इट्स 12 PM, ओके। 2 घंटे के बाद अर्थ थोड़ा सा घूम के आगे चला गया होगा, तो मान लेते अर्थ यहाँ पर पहुंच गया है और यहाँ पर बज रहे हैं 2 PM, तो 2 आवर्स का जर्नी हो गया। तो 2 आवर्स की जर्नी वाले पार्ट में क्या बोला स्टेटमेंट, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। एक लाइन हम लोग बना रहे जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रहा है, विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप मतलब कहता है झाड़ू लगाना, ये तो अभी क्रिकेट IPL देख रहे होगे तो स्वीप शॉट जो हम लोग लगाते थे, स्वीप वाला पार्ट क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर पाथ को कवर कर रहा है, या तो कार का वाइपर ना स्वीप करता है, साफ करता है, वो एरिया कवर कर रहा है। वैसे ही ये वाला लाइन एक स्वीप एरिया करेगा और वो यहाँ से आके यहाँ पर, मतलब उसने क्या किया, इतना एरिया कवर कर लिया। ऐसा हम लोग इसी पे एक और पाथ लेते हैं कि मान लो भी अर्थ यहाँ पर है और इसका हम लोग कुछ भी टाइम लेते हैं, ऐसा 10 साल लगता है, बट हम उसे टाइम समझ अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो भी शाम के 5 बज रहे हैं, 5 PM। अब अर्थ यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया है और अभी भी टाइम कितना हुआ है, 7 PM, मतलब अभी मैं कितना ले रहा हूँ, 2 आवर्स का गैप ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 2 आवर्स का डिफरेंस आ गया। अगेन हम लोग लाइन ज्वाइन करते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अब इसने भी कुछ ना कुछ तो एरिया कवर किया है, तो ये वाला एरिया कवर हो गया। तो केपलर ने क्या बोला, जब भी इस पूरे एलिप्स में जब प्लैनेट्स घूमता है तो कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, तो जितना उसने एरिया कवर किया होगा वो हमेशा इक्वली होगा। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, प्लैनेट और सन के लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, स्वीप्स इक्वल एरिया, हमेशा जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो एक और कंडीशन ले लेते हैं कि मान लो अर्थ यहाँ पर है और 2 आवर्स में अर्थ यहाँ पर पहुंच रहा है, तो यहाँ से भी तुम लोग लाइन ज्वाइन कर लो, यहाँ से भी लाइन ज्वाइन कर लो, तो यहाँ पर भी उसने एक पर्टिकुलर एरिया कवर किया ही होगा। ये एरिया और ये एरिया जो अंदर कवर किया गया होगा वो सबका सब सेम होगा, ऐसा केपलर ने बोला। अगर ऐसा सोच रहे होगे सर यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर कम दिख रहा है, बट यहाँ पर जगह ज्यादा दिख रहा है तो जगह कम है,
यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है, इसलिए जगह थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर विथ थोड़ा कम दिख रहा है, पर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो वो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि ऐसा कैसे दिख रहा है। तुम ऐसा इमेजिन नहीं कर पाओगे तो तुमने कभी देखा नहीं है, तो तुम ऐसा समझने का ट्राई कर लो कि लेंथ दूर है उसके थोड़ा थिन हो गया है, और यहाँ पर लेंथ बहुत नजदीक में है उसका थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। ओके नाउ, एंड द लास्ट वन इज बेसिकली एन फॉर्मूला जो उसने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, और उसने स्टेटमेंट क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ इट्स period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet and sun. ओके इसका मतलब क्या हो गया, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो सीधे लिखते हैं स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन को टी से डिनोट कर, टाइम है ना, पीरियड मतलब क्या, टाइम हो गया, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल हो गया, टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, क्यूब मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, मीन डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उसी को स्टेटमेंट वाइज ने पूरा लिखा, तो स्टेटमेंट कैसा है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। ओके अब हम लोग हमेशा इस साइन को हटा देते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग कभी नहीं रखते, तो साइन हटेगा तो कैसे बनेगा, इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब, ये k इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हम उसको नीचे ले लेंगे, तो हम लोग का मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू के, दिस इज अ स्मॉल फॉर्मूला जो केपलर ने डिस्क्राइब किया था, और इसी फॉर्मूला का न्यूटन ने यूज करके ग्रेविटेशन के बारे में कुछ और लॉज बताए गए थे। ओके तो ये वाला पार्ट उसी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दिस आर द 3 लॉज ऑफ केपलर। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है केपलर का, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोर साइड, ऑर्बिट जो रहेगा कोई भी प्लेनेट का, हम सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहे, कोई भी प्लेनेट का वो एलिप्स के शेप में होगा, और सन कोई भी एक फोकस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट इन द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सन और अर्थ के या सन और प्लैनेट के बीच में एक लाइन ज्वाइन करो, और वो जो एरिया कवर कर रहा है जितने टाइम में कर रहा होगा, ऐसे तुम लोग एलिप्स के कोई कोई पॉइंट पे ले लो, तुम लोग हमेशा वो एरिया हमेशा सेम दिखेगा, ये हो गया इसका पॉइंट। और थर्ड वाले पार्ट पे उसने एक फॉर्मूला को डिस्क्राइब किया, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, इज द थर्ड फॉर्मूला। तो ये तुम लोगों को के प्लस के 3 पॉइंट्स हो गया जो तुम लोग को एग्जाम में पूछ सकते हैं, तुमको इतना ही लिखना है, टेक्स्ट बुक में डार्क लाइन से तुम लोग को दिया गया है, उसको मार्क कर लो, लर्न कर लो एंड रेक्टिफाई कर लो, जैसे भी करना कर लो, बट इंपॉर्टेंट है। ओके चलो next part and the last part for today is Newton's universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation. Now यूनिवर्स अगर वर्ड सुनते हो तो क्या समझ में आता है, क्या दिमाग में आता है उनको, अगर यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे तो यूनिवर्स मतलब एक छोटा सिर्फ अर्थ या फिर अपना सोलर प्लैनेट की बात नहीं हो रहा, मतलब अपना जो पूरा जो सोलर सिस्टम है उसकी बात नहीं हो रहा, उसके बाहर का भी, मतलब सब कुछ उसके अंदर आ गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। तो न्यूटन ने ऐसा चीज बोल दिया जो सिर्फ अर्थ पे या अपने जो 9 प्लैनेट है इसमें काम नहीं आ रहा है, इसके बाहर भी चले जाओगे तो फिर ये रूल वहां पर भी अप्लाई करेगा, उसने ये वाली बात बोल दी। और उसने क्या बात बोला, तुम लोग को टेक्स्ट बुक में पूरा 3-4 लाइन का पूरा साथ में दिया हुआ रूल्स है, मैं इसको ब्रेक ब्रेक करके तुम लोग को समझाता हूँ कि एक्चुअली हर एक पॉइंट का मतलब क्या है, तुम लोग जब आंसर लिखोगे तुम लोग एक साथ ही लिखोगे। ओके now first point is every object attracts every other object
with a definite force। न्यूटन ने पहली बात क्या बोला, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, तो मैंने समझाने के लिए बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं m1, इस ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं m2। अब न्यूटन क्या बोल रहा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, और इन लोगों के बीच में कोई भी एक फोर्स लग रहा होगा। ये इसने बोल दिया। इसका सिमिलर मतलब ये समझ लो कि मान लो ये एक मार्कर है और एक ये पेंसिल है, दोनों ही एक अलग अलग ऑब्जेक्ट है और दोनों ही यूनिवर्स में है, तो दोनों एक दूसरे को चिपकने चाहिए ना। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ऐसा उसने न्यूटन ने बोला। बट ये तो भाई इसको चिपक ही नहीं रहा है, ये ना इसको चिपक रहा है, मतलब न्यूटन गलत बोल रहा है। और गलत बोला था तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। ओके, तो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सेकंड लाइन बोला है और ये फोर्स के बारे में बोला है। तो फोर्स वाला पार्ट, ये जो फोर्स आ रहा है, डेफिनेट फोर्स आ रहा है, ये फोर्स का मतलब क्या हुआ, तो इसके लिए सेकेंड पॉइंट, दिस फोर्स is directly proportion to product of their masses, and third point, and inversely proportion to the square of the distance between them। ओके, अब इसका मतलब क्या देखते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसने क्या बोला, जो भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इट्स मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मासेस मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट का मास अगर हम लोग m1 कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हम लोग m2 कंसीडर कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब क्या हो गया, m1 into m2। ये होगा इसका एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्टली, मैंने समझाता हूँ कि डायरेक्ट एंड इनवर्स क्या होता है, तो लोगों को ये थोड़ा बेटर समझ में आएगा। कि लाइक सपोज मार्केट में तो लोग एप्पल खरीदने जा रहे हो, ओके, तो एप्पल का रेट कितना हो गया, लाइक सपोज 1 किलो एप्पल का 150 रुपया देगा। ठीक है, तो 1 किलो एप्पल का हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक एक्स का वैल्यू हम लोग कितना बोल रहे हैं, 150। तो मैं 1 किलो एप्पल बाई कर रहा हूँ तो उसका प्राइस कितना हो रहा है, 150 रुपीज है, तो वाई वाला प्राइस के लिए हो जाएगा। अब 1 किलो एप्पल का 150, 10 किलो एप्पल का कितना, तो मैं बोला सर 1500। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने x का वैल्यू बढ़ाया, जब मैंने क्वांटिटी बढ़ाया तो मेरा प्राइस भी बढ़ गया। इसको मैंने बोला डायरेक्ट रिलेशन, जब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर एक चीज कम हो जाएगा तो दूसरा चीज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी का मैंने बोला डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला पार्ट। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फोर्स मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में होगा। दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन का मतलब। अब इनवर्स के बारे में बात करते हैं। इनवर्स के बारे में बात करते हैं तो मैं समझाने के लिए बोलता हूँ कि मान लो जैसे मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि एक सम सॉल्व करने को 5 मिनट लगता है, और मैं तुम लोगों को 5 मिनट का नहीं 5 नहीं 5 सम देता हूँ तुम लोग सॉल्व करने के लिए। ओके, फिर से बोल देता हूँ, एक क्वेश्चन को 5 मिनट लगेगा सम सॉल्व करने के लिए, और मैं तुम लोगों को 5 सम देता हूँ होमवर्क के लिए। तो तुम लोगों को पूरे 5 सम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो तुम लोग बोलेगा सर बट वैसे 25 मिनट लगेगा, 5 + 5 + 5 कर 5 × 5 25 हो गया, तो तुमको 25 मिनट लगेगा। अब मान लो कि मैंने बोला कि मैं होमवर्क चेक करने वाला हूँ, तो मैं होमवर्क घर से करके नहीं आया, और नेक्स्ट लेक्चर जैसे मैं अंदर आता हूँ तो मैं होमवर्क चेक करने के लिए, और तुम लोग बोलते हो कि मैं होमवर्क तो किया नहीं और लेक्चर चालू होने को 5 मिनट बाकी है। तुम लोग बहुत स्मार्ट वर्क करते हो, एक सम खुद करते हो और जो बचे 4 सम में वो अपने 4 दोस्तों में बांट देते हो। अब वो 5 सम कितने टाइम में हो जाएंगे, तो 5 मिनट में 5 सम तुमने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि जब टाइम पे तुम लोग लिख रहे हो तो हमारे फ्रेंड्स भी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर अकेले करोगे तो वही काम करने को तुम्हें 25 मिनट्स लग रहा था। अब जब तुम लोग 4-5 दोस्त मिलके जब काम कर रहे थे तब काम लोग बढ़ गए तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। इस वाले पार्ट में कैसे बोलेंगे, अगर x बढ़ रहा है तो y
कम हो जाएगा, या अगर x कम हो जाएगा तो y बढ़ जाएगा। अकेले करोगे तो टाइम ज्यादा लग रहा है, 4 जन मिलके करेंगे टाइम कम लगेगा। सेम वाले पार्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है। जैसे इन दोनों की दूरियां बढ़ने लग जाए, लाइक टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स को बाजू में लेके आओगे तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब मैं दो मैग्नेट को धीरे धीरे दूर करने लग जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पुल होगा एक दूसरे की तरफ वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कम क्यों हो गया, बिकॉज दोनों का डिस्टेंस बढ़ने लग गया। तो यही वाला पार्ट से समझाया दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, समझ में आया डिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन क्यों आया। अब ये डिस्टेंस मेजर कहां से किया जाता है, तो डिस्टेंस वाला पर हम ऐसा नहीं बोलते कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस या फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस कैलकुलेट हमेशा सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में ही होगा, तो ये उसका डिस्टेंस होगा। ओके, तो इन दोनों फॉर्मूले को क्लब करेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा हम लोग को, F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to d square। ये न्यूटन का पूरा स्टेटमेंट है। तुम लोगों को फॉर्मूला एग्जाम में आ गया, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक साथ लिखोगे। फर्स्ट, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इतना 3 लाइन लिखने के बाद तुम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। तुम लोग ये दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैंने अभी बताया था कि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को कभी नहीं रखते, इसको हम लोग हमेशा हटा देते हैं और उसमें कोई कांस्टेंट आता है तो ये कांस्टेंट कैसे आ जाएगा, तो इस वाले पार्ट को हम लोग हटा के कांस्टेंट लिखेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चेकआउट करने के लिए वाला फॉर्मूला होगा। और ये किसने बताया था, हमारा न्यूटन ने बताया था। अब इसका थोड़ा सा और इंडिकेशन है और थोड़ा और पार्ट दिया हुआ है जो हम देख रहे थे क्या है। तो तुम लोग को इस साल 2024 के अंदर बोर्ड के एग्जाम में ही पूछा गया था ये वाला पार्ट नहीं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो बताता हूँ क्या है। लेट्स सी, इसको फिर से लिख देता हूँ। जो फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला आने के बाद इस G का मतलब क्या होता है, ये G का मतलब इट इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट। G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशन कांस्टेंट और इस G का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है विच इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ओके, वेलकम टू 10th स्टैंडर्ड। सो दिस इज नथिंग बट G का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तुम लोग G से ऑलरेडी अवेयर है थोड़ा बहुत। तुमने एक G देखा होगा, छोटा G विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इससे अलग है, तुम सुनो ना, कंफ्यूज मत जाना कि ये क्या है ये क्या है। ओके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल के लिए इस पे ध्यान दो। ये वाले पार्ट से कंफ्यूज मत होना कि ये वाला वैल्यू तो कुछ और था, ये कुछ और वैल्यू है, इसको हम साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए, ये अलग चीज है। ओके, G इज अ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, ये G का वैल्यू तुम लोग अर्थ पे रहोगे तो भी यही रहेगा, तुम लोग मून पे चले जाओगे तो फिर भी यही रहने वाला है। तुम लोग अर्थ मून के बाद मतलब मार्स पे चले गए या इस पूरे सोलर सिस्टम के बाहर चले गए, ये वाला वैल्यू कभी चेंज होने वाला नहीं है। बट जो मैंने छोटा जी बताया था उसका वैल्यू सब जगह चेंज होता है, तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, बिकॉज ये यूनिवर्सल है, सब जगह सेम होने वाला है, उसके लिए ये वाला पार्ट सेम रहेगा। ओके, टेक्स्ट बुक में बॉटम वाले पार्ट में आई थिंक सर डू यू नो या थिंक अबाउट इट में येलो कलर का बॉक्स में तुम लोगों को दिया गया कि तुम लोगों को ये वैल्यू आया कैसे, इसका एसआई यूनिट कैसे आया और तुम लोग डिराइव करने के लिए बोला गया है। मोस्टली बहुत सारे नोट्स में तुम लोगों को इसका आंसर नहीं मिलेगा, तुमको एक्सप्लेन करता हूँ आंसर कैसे आया करके। ओके, हम लोग को जी का ऐसा यूनिट, ये वाला यूनिट कैसा है वो डिराइव करने के लिए बोला गया। तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है, अगर एग्जाम में पूछा तो पूछा, बहुत लेस चांस है इस चीज का आने का, बिकॉज टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन दिया है कि हाउ विल यू डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन, बट बिकॉज टेक्स्ट बुक के अंदर है तो तुम लोग को पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो देखते क्या लिखा है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम लोग को G को अकेला करना है, बिकॉज G का एसआई यूनिट निकालना है, तो इसको अकेला करने के लिए क्या करोगे, नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ये बनेगा एफ d स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल्स टू G।
अब मैं इन सबको ऐसा यूनिट लिखना स्टार्ट करता हूँ। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो एन आ गया। डी का मतलब था डिस्टेंस, और डिस्टेंस मीटर में होता है, तो ये वाला पार्ट आएगा मीटर, बट डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अपॉन एम मतलब मास, मास होता है केजी में, तो ये हो गया केजी डॉट, ये भी किस में हो जाएगा, केजी में होगा। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, जैसे केजी इंटू केजी बन के केजी स्क्वायर बनेगा। तो हम लोग को जी का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोग को, एन एम स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। लॉ ऑफ इंडाइसिस जो हमने लोअर स्टैंडर्ड मैथ्स में किया है, जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर जाता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जी इज इक्वल्स टू एन एम स्क्वायर। जो पॉजिटिव होगा ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बनता है, जो नेगेटिव होता है ऊपर जाते पॉजिटिव बनता है, इसको हम लिखते हैं के जी माइनस, ये वाला वैल्यू वहां से आया। तो तुम उसको ऐसा भी लिख सकते हो, और जैसे कि हम लोग को माइनस से थोड़ा नफरत है तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, एन एम स्क्वायर स्लैश के जी स्क्वायर। अपॉन वाला पढ़ना, अपॉन में से लिख सकते हो, नो इश्यूज। ओके, अब जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इस वाले एरिया से, वो लोग क्या करते हैं, वो स्मार्टली प्ले करते हैं। वो लोग मास बता देंगे कि इसका मास है, इसका मास ये है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ये। बट मैं बोल देता हूँ कि मैं मास को डबल कर देता हूँ। मास डबल करना मतलब क्या आ जाएगा, इसका जो भी वजन होगा 1 किलो रहेगा 2 किलो कर दो, इसका भी 1 किलो रहेगा 2 किलो कर दो। तो अगर मैं वजन बढ़ा रहा हूँ तो इन लोगों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या चेंज आएगा। तो मैंने डायरेक्टली और इनवर्सली बराबर समझाने का ट्राई किया तुम लोगों को कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। जितना मास बढ़ेगा उतना ही फोर्स भी क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि रिलेशन कैसे बताया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो लोग क्वेश्चन में बोलेंगे कि मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज बीन डबल। अगर मास को डबल कर दोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, उसका डबल होना स्टार्ट करेगा। बट अगर उन्होंने बोल दिया डिस्टेंस इज डबल, तो डिस्टेंस का रिलेशन कैसा हो गया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। अगर डिस्टेंस डबल करो, डिस्टेंस के ऊपर तो स्क्वायर है, तो ये वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, फोर्स इज इनवर्सली टू डिस्टेंस का मतलब 3 का स्क्वायर। मतलब आंसर कितना आएगा, एफ वुड बी 1/9, मतलब उसका 1/9 टाइम्स उसका फोर्स कम होना स्टार्ट करेगा। तो जितना फोर्स, सॉरी ट्रिपल कर दिया मैंने, डबल है, सॉरी डबल होना 2 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो 1/4 टाइम से क्या होने लगा, कम होने लग जाएगा। तो याद रखना, मासेस डबल तो फोर्स भी डबल, बट अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स उसका 4 गुना क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। ओके, ये सारे पेपर में क्वेश्चन आया था, तुम थोड़ा सा ध्यान दे देना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। दैट्स इट टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।